अगर जेनजी का अटेंशन स्पैन 8-10 सेकंड का है तो वो घंटों बैरिकेड के सामने क्यों खड़ी रही? अगर देश का युवा राजनीति से कटा हुआ है तो मेट्रो स्टेशन बंद होने पर, रास्ते रोके जाने पर और पुलिस की लाठियों के बावजूद दिल्ली की सड़कें उससे कैसे भरी रहीं? अगर सोनाम वांचुक पूरा आंदोलन थे तो उन्हें मंच से उठाने के बाद आंदोलन खत्म होने के बजाय बड़ा क्यों हो गया, कैसे हो गया? और एक सवाल देश के सबसे बड़े और ताकतवर राजनीतिक संगठन से भी, अगर उनकी उंगलियां समाज की हर नब्ज पर रहती हैं तो युवाओं की बात उन्हें सुनाई क्यों नहीं दी? ये कैसा गुस्सा है जो एक ज्वालामुखी की तरह फूटा और शांति से दिल्ली की सड़कों पर बहा? नमस्कार, मैं हूं दिबांग। आप देख रहे हैं दिबांग ऑफिशियल। बेल आइकॉन बजाएं और तभी बजा पाएंगे जब आप इसको सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। धन्यवाद। संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ, लेकिन संसद के भीतर बैठे लोगों के लिए सबसे बड़ा संदेश सदन के भीतर से नहीं आया, वो बाहर सड़क से आया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की एक मशहूर पंक्ति है, जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। आज सड़क सूनी नहीं थी, सड़क संसद को उसकी जिम्मेदारी याद दिलाने पहुंची थी। घटनाक्रम को पहले एक साथ समझिए। सुबह से दिल्ली के जंतर मंतर और आसपास के इलाकों में हजारों युवा पहुंचने लगे। कई लोग रात भर वहां मौजूद थे। भीड़ में छात्र थे, कई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोग थे, नौकरी पेशा नौजवान थे, महिलाएं थीं, बच्चों के साथ पहुंचे पूरे के पूरे परिवार थे। दिल्ली पुलिस ने संसद मार्च की अनुमति नहीं दी थी। भारी संख्या में पुलिसकर्मी और अर्धसैनिक बल तैनात किए गए। बैरिकेड दर बैरिकेड लगाए गए। आंसू गैस के गोले की तैयारी रही। जनपथ, पटेल चौक, राजीव चौक, केंद्रीय सचिवालय और सेवा तीर्थ जैसे मेट्रो स्टेशनों के कुछ दरवाजे अस्थायी रूप से बंद किए। प्रदर्शनकारी संसद की ओर बढ़े। कई जगह बैरिकेड धकेले गए। पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी और तस्वीरों में कुछ प्रदर्शनकारियों पर डंडे भी चलते दिखाई दिए। दिल्ली पुलिस ने कहा कि प्रदर्शन को प्रोफेशनल तरीके से संभाला गया और अधिक बल प्रयोग के आरोप गलत हैं। इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जेपी नड्डा से मिला। लंबी बातचीत चली, मांग पत्र लिया गया, लेकिन कोई ठोस लिखित वादा नहीं हुआ। समय सीमा तय नहीं हुई। जेपी नड्डा ने सरकार के भीतर चर्चा के लिए समय मांगा। अभिजीत दीपके ने सोनाम वांचुक की अपील पर अपना उपवास खत्म किया, लेकिन आंदोलन जारी रखने की बात हुई। सोनाम वांचुक अस्पताल में हैं और उनका हंगर स्ट्राइक जारी है। ये खबरें, लेकिन खबर से कहीं बड़ी उसकी राजनीति। अमेरिका में लिखी गई दीपके की एक पोस्ट देश भर में उमड़ा गुस्सा। ये आंदोलन किसी राजनीतिक दल के मुख्यालय से नहीं बना। इसके लिए किसी कार्य समिति की बैठक नहीं हुई। किसी प्रदेश अध्यक्ष को जिला अध्यक्षों की सूची नहीं भेजी गई। इसकी शुरुआत अमेरिका में बैठे एक भारतीय नौजवान ने फोन से की। अभिजीत दीपके उस समय अमेरिका में थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर व्यंग में एक पोस्ट लिखी, क्या हो अगर सारे कॉकरोच एक साथ आ जाएं। 2 घंटे में लगभग 5000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया। 24 घंटे के भीतर संख्या 30,000 तक पहुंच गई। कुछ ही दिनों में सीजेपी के सोशल मीडिया खाते पर लाखों नहीं, करोड़ों फॉलोअर दिखने लगे। कहा गया कि शायद ये नकली खाते हैं, इसलिए सोशल मीडिया में फॉलोअर्स की संख्या को वास्तविक सदस्यता नहीं माना जा सकता। लेकिन पोस्ट ने जिस तेजी से आग पकड़ी, उससे कम से कम ये तो साबित हो गया कि बारूद पहले से मौजूद था। उस बारूद को चिंगारी एक पोस्ट ने दी। दरअसल जेन जी सोशल मीडिया को सिर्फ इस्तेमाल नहीं करती, वो उसे सींचती है। वहाँ उसकी दोस्ती बनती है, वहाँ उसका मजाक पैदा होता है, वहीं
उसका अपमान भी होता है। वहीं पहली बार उसके गुस्से का सही आकार दिखाई देता है। अमेरिका से चली एक पोस्ट भारत पहुंची, एक छोटी सी दरार में रोशनी दिखाई दी, फिर युवाओं ने उस दरार को बड़ा किया, रोशनी फैलती गई और आज दिल्ली में वो रोशनी एक सूरज की तरह दिखाई दी। सवाल ये नहीं कि एक पोस्ट इतनी बड़ी कैसे हो गई, सवाल यह है कि उसके पीछे इतना गुस्सा पहले से जमा क्यों था। इस भीड़ को बसों में भरकर नहीं लाया गया था। भारत की पॉलिटिकल रैलियों का एक खास अंदाज होता है। हर बार वही व्यवस्था दोहराई जाती है। जिला इकाइयों को लक्ष्य दिया जाता है, नंबर दिया जाता है, बसें बुक होती हैं, लोगों को लाने की जिम्मेदारी लोकल नेताओं की होती है, खाने के पैकेट बनते हैं, झंडे, टोपी, बिल्ले सब एक जगह से छपते हैं, एक से होते हैं, मंच से लेकर नारे तक ऊपर से तय होते हैं। लेकिन दिल्ली में दिखाई दी गई भीड़ में लोग बाहर से आए, मेरठ से, अमरोहा से, अल्मोड़ा से, आरा से, छत्तीसगढ़, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक, कश्मीर और देश के दूसरे हिस्सों से। वो अपनी इच्छा से आए, अपने पैसों से आए, अपने बैग में पानी और खाने का सामान लेकर आए। उनके पोस्टर एक जैसे नहीं थे, किसी केंद्रीय दफ्तर से छपकर नहीं आए थे। अलग लिखावट, अलग रंग, अलग शब्द, अलग व्यंग, मगर पीड़ा एक सी। एपी ने भीड़ में छात्रों, प्रोफेशनल्स और छोटे बच्चों के साथ पहुंचे परिवारों को कवर किया और रॉयटर्स ने अलग अलग शहरों से पहुंचे युवाओं से बात की जो पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था को लेकर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे थे। यानी लोगों को यह बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि कौन सा झंडा पकड़ना है। उन्हें केवल यह मालूम था कि सवाल किससे पूछना है। यहां कोई करिश्माई नेता भी नहीं था। आमतौर पर किसी बड़े आंदोलन के केंद्र में एक बड़ा चेहरा होता है, एक शानदार वक्ता, जिसके एक वाक्य पर भीड़ चुप हो जाए, दूसरे वाक्य पर नारा लगने लगे। अभिजीत दीपके उस ट्रेडिशनल पारंपरिक अर्थ में चमकदार राजनेता नहीं है। उनके पास लच्छेदार भाषण शैली भी नहीं है। उनकी आवाज में पुराने नेताओं वाला उतार चढ़ाव नहीं है। कोई बड़ा राजनीतिक संगठन नहीं है, न दशकों का जनाधार। शायद यही बात काम कर गई, क्योंकि लोगों को ऐसा नहीं लगा कि वो किसी व्यक्ति की राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करने आए हैं। उन्हें लगा कि यह मंच उनका है। नेता का कमजोर होना यहां आंदोलन की कमजोरी नहीं बना। जिस तरीके से उनको हटाया गया, उससे आंदोलन ने तेजी पकड़ी। एक आदमी को मंच से हटाया गया, हजारों लोग मंच बन गए। बार बार कहा जाता है कि जेनजी नहीं आता, ये मिथक आज टूट गया। कहा जाता है जेनजी वास्तविक दुनिया से कटी हुई है, वो सिर्फ फोन देखती है, एक रील से दूसरी रील पर जाती है, उसकी याददाश्त छोटी है, उसकी समझ एक मीम से आगे नहीं जाती, वो किसी विचार पर टिक नहीं सकती। आज इनमें से कई धारणाएं सड़क पर टूट गईं। वो पीढ़ी जिसके बारे में कहा गया कि उसका ध्यान कुछ सेकंड में भटक जाता है, उसने एक आंदोलन को कई सप्ताह तक जिंदा रखा। उसने 23 दिन से उपवास कर रहे एक व्यक्ति को भुला नहीं दिया। उसने मेट्रो बंद होने पर दूसरा रास्ता खोला। उसने पुलिस के बैरिकेड देखे और वहीं खड़ी रही। एक वायरल वीडियो में एक युवा पर बार बार डंडा चलते दिखाई देता है। वो भागता नहीं है, अपनी जगह छोड़ता नहीं है। उस दृश्य को सिर्फ वीरता बताकर रोमांटिक नहीं करना चाहिए, लेकिन सरकार को यह पूछना चाहिए कि उस युवा की शिकायत इतनी बड़ी कैसे हो गई कि शरीर पर पड़ने वाला डंडा भी उसे वहां से नहीं हटा पाया। ये केवल कानून व्यवस्था का सवाल नहीं है, ये राजनीतिक निराशा का सवाल है। नेतृत्व की सबसे बड़ी नाकामी, उसके पास युवाओं की भाषा नहीं है। मौजूदा पॉलिटिकल सिस्टम से इस पीढ़ी को बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। सत्ता पक्ष उससे बात करता है, लेकिन अक्सर भाषण की भाषा में। विपक्ष उससे संवाद करना चाहता है, लेकिन उसके ज्यादातर नारे पुराने हैं।
छात्र संगठन भी कई बार पिछली सदी की शब्दावली में फंसे दिखाई देते हैं। इस पीढ़ी की बेचैनी नहीं है, मगर उससे बात करने वाले राजनीतिक औजार पुराने हैं। ये केवल सरकार की नाकामी नहीं है, ये पूरे राजनीतिक नेतृत्व की नाकामी है। उन्हें युवा मतदाता दिखाई देता है, युवा नागरिक नहीं। उन्हें उसका वोट चाहिए, उसकी भाषा समझने की मेहनत नहीं। बूथ से लेकर परिवार तक का नेटवर्क फैला चुके संगठनों के कई रणनीतिकार शायद घर या दफ्तर में बैठकर सोच रहे होंगे, इतने लोग आखिर आए कहां से, क्योंकि उनकी उंगलियां जिस राजनीतिक नब्ज को पहचानती थीं, ये उससे अलग नब्ज है। इसे शाखा, बूथ समिति या जिला अध्यक्ष के जरिए पूरी तरह नहीं पढ़ा जा सकता। इसे समझने के लिए उस स्क्रीन के भीतर जाना होगा, जिसे पुरानी राजनीति अक्सर सिर्फ मनोरंजन मानती रही है। इसको आसानी से ऐसे समझिए, यह फर्क वही है जो एक पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी और एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में होता है। यानी पेट्रोल की गाड़ी, इंजन चालू कीजिए, आवाज आएगी, धुआं निकलेगा, गियर बदलेगा, फिर गाड़ी धीरे धीरे रफ्तार पकड़ेगी। नया युवा जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल, गाड़ी स्टार्ट कीजिए, आवाज नहीं आती, आपको लगता है गाड़ी बंद है, फिर अचानक वो पूरी रफ्तार से दौड़ने लगती है। पुरानी राजनीति में आदेश ऊपर से नीचे जाता है, नई राजनीति में संदेश एक साथ लाखों स्क्रीन पर फैलता है। पुरानी राजनीति को भीड़ जुटाने के लिए कई दिन चाहिए, नई पीढ़ी को एक साझा अपमान, एक वायरल पोस्ट और एक विश्वसनीय कारण चाहिए। भारत में जेनजी की अनुमानित आबादी करीब 37 करोड़ 70 लाख है। UNFPA के मुताबिक देश में 10 से 24 वर्ष की आयु के 38 करोड़ 20 लाख से अधिक लोग हैं। ये कोई छोटा सामाजिक वर्ग नहीं है जिसे आप कुछ रील दिखा दें या चुनावी विज्ञापन दिखा दें और वो संभाल लिया जाएगा। ये अपने आप में एक महाद्वीप जितनी आबादी रखती पीढ़ी है। और अब जेन अल्फा पीछे खड़ी है। वो राजनीतिक भाषण सुनने से पहले एल्गोरिदम समझती है। वो किसी दावे पर पहले रिसिप्ट्स मांगती है, यानी प्रमाण या स्क्रीनशॉट। उसे लगता है कोई तय पटकथा दोहरा रहा है तो वो उसे NPC कह देती है। कोई दावा बढ़ा चढ़ाकर न किया जाए तो उसकी भाषा में कहा जाता है नो कैप, यानी सच में, बिना अतिशयोक्ति। और जब कोई आधिकारिक नैरेटिव जनता की प्रतिक्रिया के सामने दब जाए तो कहा जाता है कि वो ऑनलाइन रेशियोड हो गया। 6-7 जैसी अभिव्यक्ति का कोई तय अर्थ तक नहीं है, फिर भी दुनिया के अलग अलग देशों में किशोर उसे सुनते ही एक साझा मजाक पहचानने लगते हैं। अर्थ से ज्यादा पहचान जरूरी है। अगर आप उस संदर्भ को समझते हैं तो आप उस समूह का हिस्सा हैं। आज देश भर से आए युवा अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, मगर उनका डिजिटल व्याकरण एक है। उनकी मांग हमें भाषण नहीं, रिसिप्ट दीजिए। पेपर लीक कैसे हुआ, कौन जिम्मेदार है, किस अधिकारी पर कार्रवाई हुई, अगली परीक्षा सुरक्षित कैसे होगी, और अगर कोई जिम्मेदार नहीं है तो फिर सरकार में जिम्मेदारी का अर्थ क्या है। पत्थरों वाला ट्रक एक ऐसा सवाल जिसका जवाब जरूरी है। सुबह मार्च शुरू होने से पहले CJP ने एक वीडियो जारी करके आरोप लगाया कि जंतर मंतर के पास पत्थरों से भरा एक वाहन खड़ा है। आरोप लगाया गया कि पत्थरबाजी का दृश्य खड़ा करके प्रदर्शनकारियों को बदनाम करने की साजिश है। इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई, इसे तथ्य की तरह पेश नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। पुलिस को बताना चाहिए वो वाहन किसका है, वहां क्यों खड़ा था, इतनी भारी सुरक्षा के बीच वो वाहन वहां कैसे पहुंचा, पत्थर कहां ले जाए जा रहे थे, क्या उसकी जांच हुई। लेकिन रॉयटर्स के कुछ पत्रकारों ने प्रदर्शनकारियों को पुलिस की तरफ पत्थर फेंकते भी देखा। इसलिए दोनों चीजों की जांच जरूरी है। पत्थर फेंकने वाले कौन थे,
हिंसा प्रदर्शनकारियों की तरफ से हो तो कानूनी कार्रवाई की जाए, लेकिन अगर किसी शांतिपूर्ण आंदोलन को हिंसक दिखाने की कोई योजना थी तो वो लोकतंत्र के साथ कहीं बड़ा अपराध होगा। मीडिया ने मोटे तौर पर इस आंदोलन को कवर नहीं किया। कुछ खबरें चली, कुछ तस्वीरें आईं, कुछ रिपोर्टर मौके पर पहुंचे, लेकिन सवाल यह है कि उसे वो जगह मिली या नहीं जिसकी वो हकदार थी। जब अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसियां इसे सरकार के तीसरे कार्यकाल की सबसे बड़ी सार्वजनिक चुनौतियों में गिन रही थी, जब दुनिया भर में आंसू गैस, बैरिकेड और युवा भीड़ की तस्वीरें जा रही थी, तब भारत के कई प्रमुख चैनलों पर क्या ये केंद्रीय राष्ट्रीय बहस बनी या फिर आंदोलन का सबसे आसान दृश्य चुन लिया गया? पत्थर किसने फेंका, बैरिकेड किसने तोड़ा और कठिन प्रश्न पीछे छूट गया? ऐसी भीड़ पैदा कैसी हुई, किसने की? पेपर लीक धीमी हिंसा है, उसमें खून तुरंत नहीं दिखता। पहले परिवार की बचत जाती है, फिर छात्र की उम्र, फिर उसका आत्मविश्वास, फिर भविष्य पर भरोसा। और जब वही छात्र सड़क पर आता है तो कैमरा उसके हाथ में पत्थर खोजता है। उसके टूटे हुए साल नहीं। सरकार ने शुरुआती दिनों में इस आंदोलन को बातचीत के योग्य भी नहीं माना और सरकार को पहली औपचारिक बातचीत करनी पड़ी। बंद दरवाजा पहली बार खुला। क्या भीड़ ने सरकार को बताया कि अब मौन की राजनीतिक कीमत बढ़ रही है? ये जीत नहीं है, मंत्री का इस्तीफा नहीं है, मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया है, परीक्षा सुधारों की समय सीमा नहीं आई है, मुआवजे पर सहमति नहीं बनी है, सोनाम वांगचुक ने उपवास नहीं तोड़ा है। जिस पीढ़ी के बारे में कहा गया कि वो सिर्फ स्क्रीन पर उंगली चलाती है, आज उसने सड़क पर अपने पैर जमा दिए। और आज संसद के भीतर बैठे लोगों के लिए सड़क से केवल एक संदेश आया, हम यहां किसी सरकार को गिराने नहीं आए हैं, हम आपको याद दिलाने आए हैं कि सरकार किसके लिए होती है। सड़क आज बोल रही है। सवाल है, क्या संसद सुन रही है? रामधारी सिंह दिनकर की कविता है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो संसद को सुनना ही पड़ेगा। आपको आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आपके ढेरों संदेश आ रहे हैं, उन्हें मैं लगातार पढ़ता हूँ। बहुत खुश होता हूँ आपके संदेश जब बताते हैं कि आप मुझे 25 साल से, 30 साल से, 15 साल से लगातार देख रहे हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो दिबांग ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने कमेंट्स लिखें और शेयर करें, दोस्तों से साझा करें। क्यों नहीं आप इसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शामिल करते हैं। धन्यवाद।